हेलो गाइस, तो कैसे हैं सभी लोग। आज मैं आपको दिखाऊंगा बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पार्ट। अब गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं पूरे 14 लेसन जो है वो पूरे कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ऐसे समझिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मैंने इसमें कवर किए हैं एंड इसे मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अब गाइस, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या डिफरेंस है। आप गाइस अगर एक स्टेटमेंट में जानना चाहे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बस सिंपली ये है कि आपके घर में जो इकोनॉमिक्स यूज होती है, जैसे बजटिंग होती है या फिर कहाँ पे स्पेंड होना है, कहाँ से पैसे आना है, तो वो जो पूरी ट्रांजेक्शन होती है उसे रिकॉर्ड करने का जो पूरा मेथड होता है या फिर उसे समराइज करने का पूरा मेथड होता है, वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक तरह से पूरा देश, जैसे आप इंडिया हो गया या फिर यूएस हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनकी अलग इकोनॉमी को जब अलग अलग एनालाइज किया जाता है तो वो माइक्रो लेवल पे हो जाता है कि हम इसके अंदर बहुत सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स को मिक्सअप करते हैं। तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसका आंसर काफी डिटेल में, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे रीड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि हमें क्यों जरूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी मेकर्स के लिए। अब वैसे ऐसे समझ लीजिए कि जब भी हम किसी देश की पॉलिसी बनाते हैं तब वैसे हम ये देख के बनाते हैं कि उस देश में उसकी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब उसकी डिमांड एंड सप्लाई क्या चल रही है, उसकी जीडीपी क्या चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा तो नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा होगी तो मतलब लोगों के हाथ में पैसा कम है, और अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे बना देंगे कि किसी के लिए लोन लेना या फिर बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी की जो हालत है वो इस और डाउन होगी, क्योंकि बिजनेसेस जो है वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। तो इसलिए गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसी भी पॉलिसी को बनाते हैं, क्योंकि वो हर एस्पेक्ट को चेक करते हैं कि हमें क्या क्या पॉलिसी को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। एंड इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, आप पॉज करके कर सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब गाइस सबसे पहले अब हम सेकंड लेसन से शुरू करते हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब गाइस नेशनल इनकम क्या होती है, मैं उसके बारे में यहाँ दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो गाइस मुझे लगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन है वो जीडीपी के रिलेटेड एंड जीडीपी क्या होती है एंड उससे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब गाइस ऐसे समझ लीजिए, किसी देश की जीडीपी मतलब ये है कि उस देश में कितनी प्रोडक्ट के फाइनल गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। एक तरह से जैसे आप जो मार्केट से साबुन खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, डेली नेसेसिटी के गुड्स खरीदते हैं, वो अगर आप एमआरपी पे खरीदते हैं तो वो जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। तो गैस ये एक तरह से ये देखा जाता है कि कितने रुपए में मतलब कितनी चीजें बनाई गई है एक देश के अंदर। एंड ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है जब भी हम किसी दूसरे कंट्रीज को से कंपेयर करते हैं अपनी इनकम को, या फिर आप कह सकते हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स से को दूसरे की मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ये गाइस कैलकुलेट किया जाता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईयर। एक तरह से गाइस एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं, कितनी बेचे गए हैं, उन सबको कैलकुलेट करके आप गाइस इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसी के कि लिमिटेशन क्या है ये इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। ओके, लिमिटेशन में इतना कहूंगा कि जीडीपी जो है वो कई बार एक फाइनल कैलकुलेशन नहीं होती किसी भी इकोनॉमी के लिए। आप ऐसे समझिएगा, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हम इसमें ये कैलकुलेट नहीं करते कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया गया है, कैसे उसको और आगे इन्हांस किया गया है। हम सिर्फ उसके फाइनल प्रोडक्ट को लेते हैं एंड कई बार उसमें गाइस ये होता है कि वो 4-5 बार ऐड हुआ होता है कि किसी के लिए कोई फाइनल प्रोडक्ट है, किसी के लिए रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट है, किसी के लिए आप ऐसे समझे कि गन्ने गन्ने जो है वो किसी के लिए फाइनल प्रोडक्ट है, कोई इससे शुगर बना ले तो वो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है, कोई इससे बूरा बना ले वो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है। तो वैसे आप ये समझे कि एक ही चीज गन्ने, शुगर और बूरा तीनों एक ही बार वैसे तो एक ही चीज है पर इसे 3 बार मिलाया गया है, तो ये एक इम्प्योर साइज होता है। इसी वजह से इसे इसके अंदर काफी सारे लिमिटेशन भी काफी इकोनॉमिक्स उठाते हैं। तो वैसे आप इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब वैसे अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन 3 के ऊपर, नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम गैस बेसिकली इसके अंदर एक देश की इनकम कितनी है, उसके अंदर गैस दो क्वेश्चन हैं। जो कि पहला क्वेश्चन ये बताता है कि जीडीपी एंड जीएनपी दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। आप ऐसे समझिएगा, जीडीपी जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इसके अंदर तीनों बार ऐड होता है, जीएनपी के अंदर सिर्फ एक सिंगल बार ही ऐड होता है। मतलब गन्ना एक बार खरीदा गया या फिर शुगर एक बार खरीदी गई
तो वो एक ही बार ऐड होगी, वो और बार बार ऐड नहीं होगी। मतलब अगर किसी ने भूरा बना लिया तो उसे और ऐड नहीं किया जाएगा, उसे अगर किसी ने गन्ने का जूस बना लिया तो उसे दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा। अगर एक बार गन्ना खरीदा गया तो उसे गन्ने की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो यही था इन दोनों के बीच डिफरेंस शॉर्ट में। आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मैं इसके अंदर कुछ शॉर्ट शॉर्ट कंपोनेंट्स बताता हूँ एंड थोड़ा सा एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ। पहला वो होता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आप ऐसे समझे कि जो भी कंपनसेशन किसी को दिया जाता है, जैसे आप कोई भी अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब या फिर इंटर्नशिप करते हैं, तो गैस उसके अंदर आप जो भी कमाते हैं या फिर आप अनपेड करते हैं, अनपेड में एक्सपीरियंस होता है वो गैस। एक बात याद रख लीजिए, एक्सपीरियंस कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी अनपेड इंटर्नशिप, वो कभी भी किसी भी जीएनपी, किसी भी देश की जीएनपी में कैलकुलेट नहीं होता जब तक वो उसके ऊपर कोई पैसे नहीं कमा रहा। कोई भी काम जीएनपी के में अंदर ऐड नहीं होगा जब तक वो उसके ऊपर पैसे नहीं कमा रहा। प्रोप्राइटरी इनकम ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी बिजनेस का ओनर है, वो कैसे इनकम जनरेट कर रहा है उसी बिजनेस से। तो या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर वो किसी बिजनेस फर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कैसे पैसे कमा पा रहा है एंड कैसे उसे पैसे मिल रहे हैं, वो इस प्रोपर्टी इनकम के अंदर आता है। रेंटल इनकम ऐसे कि आपने किसी को अपनी चीज रेंट पे दिया है या फिर कोई प्रोडक्ट रेंट पे दिया है, तो उससे जो इनकम जनरेट होती है वो जीएनपी के अंदर इंक्लूड होती है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऐसे समझ लीजिएगा कि जो भी कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर कंपनी पैसे बनाती है किसी भी चीज को सेल करके या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करके, जैसे वो जो उस पे पैसे कमाती है, तो वो कई बार उसके डिविडेंड में पे करती है। वो मतलब डिविडेंड पे करके एंड सारे कॉस्ट निकाल के टैक्सेस भर के जो गैस लेफ्ट ओवर प्रॉफिट बच जाता है, उससे गैस हम जीएनपी के अंदर ऐड करते हैं। इंटरेस्ट इनकम, अब गैस ऐसे समझ लीजिए आपने किसी को पैसे लेंड किए हैं एंड उससे इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है वो गैस आपके लिए इनकम है, बट वो इसलिए वो जीएनपी के अंदर ऐड होगी। डिविडेंड ऐसे समझिए कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं एंड उसके कुछ कुछ प्रॉफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो वो डिविडेंड भी ऐड होंगे। एंड यहाँ पे कुछ मैंने गवर्नमेंट ट्रांसफर से लिखा है, ये आप एक बार खुद पढ़िएगा क्योंकि मैंने इतना सब कुछ बता दिया। वैसे इतना सब कुछ भी सफिशिएंट था, बट आप एक बार इन्हें गवर्नमेंट जो ट्रांसफर है, जैसे कुछ वेलफेयर स्कीम्स होती है, आप इसके गैस जरूर पढ़ेगा। मैं आपको एक वेलफेयर स्कीम बताता हूँ, आयुष्मान भारत। अब गैस इसके बारे में आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तब गैस आपको ये गवर्नमेंट ट्रांसफर के बारे में और अच्छे से समझ आएगा। लेसन 4 की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप गैस ऐसे समझ लीजिए कि पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों क्या होती है एंड ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो होती है जो किसी भी कंट्री के बीच में एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को बताती है कि उसने एक पर्टिकुलर देश ने किस पर्टिकुलर देश से कितनी ट्रांजेक्शन की इन अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब मैंने अगर किसी यूएसए के बंदे से सामान खरीदा तो मैंने एक साल में उससे कितना सामान खरीदा, तो वो पूरा कैलकुलेशन जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। मैंने इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता रखी है पूरी, आप एक बार जरूर पढ़िएगा कि इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, काफी सारे रिजर्व्स एसेट्स होते हैं, तो कैसे आप इसे जरूर पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वैसे आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज अ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड सरप्लस मींस। अब वैसे आप ऐसे न्यूज में बहुत सुनते होंगे कि हमारे जो इकोनॉमी जो डेफिसिट है, आप मैं ऊपर से बताता हूँ कि जब भी कोई सरकार ज्यादा खर्च कर देती है और उसकी इनकम से, मतलब उसकी इनकम है 10,000 करोड़ पर उसने खर्च कर दिया 15,000 करोड़, जो 5,000 करोड़ का डिफरेंस है वो बेसिकली डेफिसिट है। मतलब इसके लिए हमें कोई ना कोई लोन उठाना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ये डेफिसिट क्लियर हो सके। इंडिया में काफी डेफिसिट माना जाता है कि कुछ 6 लाख का कुछ है डेफिसिट, बट आप ऐसे उसके लिए हम फॉरेन लोन्स लेते हैं। सरप्लस गैस ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा मैं मानता हूँ बूस्टअप है, क्योंकि जब भी हम ऐसे सरप्लस क्रिएट तब होता है जब हम हमारा जो इनकम होती है वो 20,000 करोड़ होती है एंड 15,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर होता है एंड जो बचे हुए 5,000 करोड़ है वो हमारा सरप्लस है। इससे हम जो बचे हुए सरप्लस को है वो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम एंड आगे अगर किसी फर्दर स्कीम्स में लगा सकते हैं एंड ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम इससे किसी की मदद के लिए यूज कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आप कैसे समझिएगा कि रोल ऑफ मनी क्या है। पुराने टाइम पे जैसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे बार्टर सिस्टम को, फिर कॉइन्स यूज करे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, अशोक का टाइम पे भी थे, आज के टाइम पे हमारे पास पेपर नोट एंड
करेंसी नोट या फिर आप कह सकते हैं कुछ अलग टाइप के नोट्स है, वो आप जरूर देखिएगा। इसमें एक बार एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वैसे तो पुराने तरीके की ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स है। What are the difference between types of money? अगर से यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स है एंड पहले के टाइम पे चेक्स नहीं होते थे, तो इस समय है। सबसे पहले तो करेंसी जो आपको पता है, डिमांड डिपॉजिट आप ऐसे समझ लीजिए कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जैसे ट्रांजेक्शन, सेविंग अकाउंट जैसे सेविंग डिपॉजिट जो आप सेविंग अकाउंट में पैसे भरते हैं एक स्लिप भर के, वो टाइम डिपॉजिट मतलब कुछ आरडीज या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद ये पैसे भर अपने आप ही भर जाए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब ये शॉर्ट टर्म फंड होते हैं कॉर्पोरेशन के लिए जो उसे जरूरत पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब डेबिट कार्ड वॉलेट आप जो पेटीएम यूज करते हैं वो, एंड बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं जो गैस आप खुद पता करके कर सकते हैं। अब गैस अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होती है गैस एंड उसके क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो गैस आप इतना समझ लीजिए, मनी सप्लाई ये होती है कि इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अब गैस ऐसे समझ लीजिए, मनी सप्लाई हमें हमेशा ये बताती है कि कितनी मार्केट में डिमांड क्या है, एंड इससे बहुत ही अच्छा पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई क्या है। अगर किसी की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होगी तो मतलब उसकी डिमांड ज्यादा है मार्केट में, एंड उसकी डिमांड अगर ज्यादा है तो उसके कंट्रोल करने के लिए कई बार हमें प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं। ऐसे ही आप जैसे देख रहे होंगे कि टमाटर के प्राइसेस कैसे बढ़ गए हैं, क्योंकि टमाटर के प्राइसेस ये हुआ है कि पीछे से सप्लाई कम हुई है, जिसकी वजह से जो अंदर ही अंदर जो डिमांड थी उसे कंट्रोल करने के लिए उसकी प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली अब कम हो चुकी है। इसके अंदर गैस काफी सारे कंपोनेंट्स है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में काम करता है, इकोनॉमी को मॉनिटरिंग करने में काम आता है, और काफी सारे और भी ऑप्शन है जो गैस यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन करके आप पॉज करके लीड कर सकते हैं। अब गैस इस पार्ट के आखिरी लेसन की तरफ बढ़ते हैं जो गैस है मनी एंड प्राइस। हाउ डज इंक्रीज इन मनी सप्लाई अफेक्ट्स प्राइसेस। जैसे गैस मैंने ऊपर बताया कि मनी सप्लाई जब भी बढ़ती है मतलब सप्लाई बढ़ी है तो इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ी हुई है मार्केट में। उसे कंट्रोल करने के लिए हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाएंगे, जैसे टमाटर के साथ हो रहा है इस समय, एंड जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोग कम कर देंगे खरीदना, तो जिससे कि जो सप्लाई एंड डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैसे एक सप्लाई किसी भी प्राइस कमोडिटी की प्राइसेस को अफेक्ट कर सकती है। अब वैसे इसकी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने काफी अच्छी डिटेल एक्सप्लेनेशन की, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा एंड पढ़िएगा। एंड डिक्रीज भी गाइस सिंपल है कि अगर किसी चीज की सप्लाई कम है मार्केट में, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई बंदा लोन कम ले रहा है मार्केट में इकोनॉमी के लिए, आप ऐसा समझ लीजिएगा लोन कभी भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट कमाया जाता है जो अल्टीमेटली सरकार के ही काम आता है आपको वेलफेयर स्कीम्स को प्रोवाइड करने के लिए। अब ऐसा समझ लीजिए कि अगर किसी गवर्नमेंट में क्रेडिट सप्लाई कम है, मतलब क्रेडिट ठीक से मिल नहीं रहा लोगों को, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो मतलब लोगों के हाथ में पैसा नहीं जा रहा है, तो गाइस क्या करती है गवर्नमेंट कई बार सप्लाई को जो है वो डिक्रीज करती है ताकि डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो। एंड जब डिमांड डिक्रीज हो मतलब मैंने थोड़ा उल्टा बता दी कि जब भी कोई मार्केट में लोन ज्यादा लेने लगता है एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है कि कई बार ज्यादा लोन लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास इनसफिशिएंट पैसा होगा तो वो आप ही से हैवी टैक्सेस लगा के वापस भी ले लेगी। तो इसलिए गाइस कभी भी लोन दिया जाता है तो वो ऐसे इनफ्लेशन मतलब कुछ फिक्स्ड पे देते हैं और कुछ फ्लोटिंग पे देते हैं। फ्लोटिंग पे ये होता है कि कभी भी मनी सप्लाई डिक्रीज होती है तो मतलब मार्केट में डिमांड डिक्रीज करने के लिए मनी सप्लाई को डिक्रीज किया गया है, एंड डिक्रीज मनी सप्लाई को डिक्रीज करने का मतलब है और डिक्रीज करने मनी डिमांड को डिक्रीज करने का मतलब है कि किसी भी उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गए लोन के, तो इस वजह से जिसकी वजह से आपका लोन जो है वो महंगा पड़ जाता है। ये एक तरह का डी इन्फ्लेशन का भी टाइप है कि मार्केट में जो है वो प्राइसेस पैसे ज्यादा आ गए हैं, जिसकी वजह से एक तरह से एक शॉर्टेज क्रिएट हो रही है मार्केट में। तो ये था गाइस पूरा का पूरा 7 पार्ट के बारे में, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड इसका सेकंड पार्ट मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा जो गाइस आपको कुछ ही एक देर में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में दे दूं। तो यही था गाइस पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट के बारे में, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपको पसंद है तो जानते हो क्या करना है, के लिए फॉर मोर सच टॉपिक्स के लिए डू सब्सक्राइब।